पहलवानों का क्या कहते हैं, वो कान टूटे हुए? पहलवानों की पहचान कांगड़ा में हुई। गंगत में बहुत बड़ा एक दंगल होता है, वहाँ पे इनाम के रूप में आपने बटुलोई सुनी होगी, जिसमें धामड़, तो बटुलोइयाँ दी जाती हैं। तो बृजभूषण जी आप कह रहे हैं ये सब चीजें उनको पता रहती थी इतनी डिटेलिंग में? ये सिर्फ मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। इनकी लड़ाई के चक्कर में या आपसी खींचतान के चक्कर में नुकसान किसका हो रहा है? स्पोर्ट्स पर्सन का। पहलवान पहलवानी करेगा, मेहनत करेगा, या ये पता करने में अपना समय करेगा कि भाई आगे किसकी चल रही है। सरकार नहीं दे रही है? कहाँ, कुछ भी नहीं। और सरकार की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जब होगा तब दे देंगे। तो आप लोग काउंटर नहीं करते कि यार कोई तो डेट बताओ, कुछ तो बताओ कब मिलेगा? सर वो बताते ही नहीं है कुछ, ऐसा बोलेंगे हम क्या करें। चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको इसको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकले। The Himachali Podcast Powered by Lima Smart TV। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। ये है एपिसोड 36। एपिसोड 36 में हमें ज्वाइन किया है ठाकुर रेसलिंग एकेडमी के फाउंडर और इंटरनेशनल कोच विवेक ठाकुर ने। विवेक ने आज से 5 साल पहले ठाकुर रेसलिंग एकेडमी की नींव रखी थी बिलासपुर के चांदपुर में, और पिछले 5 सालों में नेशनल लेवल के 13 मेडल और स्टेट लेवल के 200 से ज़्यादा मेडल्स इनके स्टूडेंट्स जीत चुके हैं। विवेक बताते हैं कि जब शुरुआत करी तो उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए भी खुद की जगह नहीं थी, तो बिलासपुर की डोगरा फैमिली ने उनकी बहुत हेल्प करी। उनकी वाइफ रजिंदर कौर, जो कि खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है, विवेक की काफ़ी हेल्प करती हैं इस एकेडमी को रन करने के लिए। विवेक का विजन है कि वो हिमाचल को रेसलिंग का हब बनाना चाहते हैं। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर भी हम द हिमाचली पॉडकास्ट के नाम से आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। विवेक, स्वागत है आपका द हिमाचली पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ठाकुर रेसलिंग एकेडमी के थ्रू। थोड़ा सा डिटेल में हम ठाकुर रेसलिंग एकेडमी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप इंटरनेशनल कोच हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इंटरनेशनल कोच का जो तमगा आपके नाम पर लगा है, यहाँ तक की जर्नी पहले हम जानना चाहेंगे। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, और चांदपुर में एक गांव है गुलेडा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उससे भी अगर थोड़ा पीछे जाएं तो मेरा पुराना घर है एक चंगर है, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। ओके। और बिलासपुर से ही मेरी स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग के बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो मैंने बिलासपुर से की है। आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहता था कि स्पोर्ट्स की फील्ड में जाऊँ जिसमें मैं जुड़ा हूँ। तो फिर मेरी BPEd जो है MLSM कॉलेज सुंदरनगर से हुई। MLSM से BPEd करने के बाद मेरी मास्टर डिग्री मेरी फिजिकल एजुकेशन में HPU शिमला से हुई है। साथ ही साथ उसके साथ में ही मैंने स्पेशलाइजेशन जो अपनी NIS की है, डिप्लोमा इन रेसलिंग में जो किया है, वो मेरा पटियाला से हुआ है। ओके। हाँ जी। रेसलिंग में इंटरेस्ट कब से जागा? बचपन से ही मतलब आप जाते थे क्या? बचपन से। बचपन में क्या था कि मेरे मामा जी को शौक़ था रेसलिंग करने का, तो वो रेसलिंग करते थे, तो हम छोटे छोटे अपने बचपन में उनको देखते थे, तो खुद का इंटरेस्ट भी उनके साथ में हो गया। और बोल सकते हैं मेरे मामा जी भी हैं और मेरे गुरु भी रहे हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड की तरफ को प्रेरित किया है। विनोद ठाकुर उनका नाम है, छोटा नाम उनको बबलू के नाम से जानते, बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं। पहली कहाँ आपने कुश्ती? गाँव, ये चीज़ गाँव से चंगर में? चंगर के साथ में लुहणू एक गाँव है, लुहणू गांव से मेरा शुरू हुआ दंगल का एरिया, और खन में वहीं पे गांव है खन। ये छोटे छोटे 1-2-3 दंगल होते थे। उसके बाद आपने सुना होगा मेरे 3 या 4 दंगल होते हैं जिनमें मैं सिर्फ पार्टिसिपेट करता था। और एक होता मारकंडे, श्री मारकंडे में जुखाला के पास, और दूसरा झंडा मंदिर जुखाला में ही। ये 3-4 दंगल ऐसे थे जिनमें मैं छोटा से जब 3rd-4th में थे उस वक्त से लड़ना शुरू किया, मामा जी को देखते देखते। और धीरे धीरे उन्हीं दंगलों से एक अंदर मोटिवेशन भी आ गई इस फील्ड में आगे बढ़ने की। पहली दंगल कौन सी जीती थी? लुहणू का ही दंगल है जहाँ पे मैं जीता भी था। अच्छा। पहली कुश्ती में जिंदगी की, लेकिन जब मैं फर्स्ट अपना दंगल लड़ा था, जो मुझे अभी भी ध्यान है, तो उसमें मैं हारा था। तो घर वालों का सपोर्ट पूरा रहता था कि जा बेटा दंगल लड़के, ऐसा? पेरेंट्स का साथ बहुत मेरे को मिला भी है। उन्होंने, आज मैं अगर इस फील्ड पे के साथ जुड़ा हूँ
तो मैं अपने परिवार वालों का जो मेरा साथ है उसके बगैर तो मतलब ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाते। पहलवानों का क्या कहते हैं, वो कान टूटे हुए, हाँ, ऐसा होता है? पहलवानों की पहचान ऐसे कोई देखता है और नॉर्मल हम बैठे हैं तो कोई देखेगा हाँ भी कान टूटे, अच्छा पहलवान ही होगा। क्या होता है ये कान टूटने वाला? जो रेसलिंग है, कुश्ती है, ये हर सीजन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। राइट। अब सर्दियों में नॉर्मल सी बात है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम खींचातानी करते हैं एक दूसरे के, तो ईयर पे हाथ चलते रहते हैं तो हमारी स्किन हार्ड भी हो रहती है। जैसे जोर के अगर किसी का हाथ लग जाए या घुटना लग गया, मिट्टी पे लट रहे कहीं भी, तो उसमें क्लॉट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो वो एज इट इज़ वैसे ही पत्थर की तरह एक हार्ड हो जाता है। अगर आपने हाथ कभी लगाया होगा किसी के तो देखना वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे फूला फूला है, हाथ लगाओगे तो पत्थर से कम नहीं होगा, बिल्कुल हार्ड रहेगा। अच्छा, आपका क्या हाल है? मैं तो शुरू से ही ट्रीटमेंट पे। अच्छा, ट्रीटमेंट आपने अपना जब भी ये चीज़, क्योंकि सबके ईयर गार्ड्स यूज़ कर सकते हो आप, गर्म बोतली या गर्म वाटर की बोतलें जो भी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेक, हाँ, जिसको बोल सकते हैं। जो मेरे बच्चे हैं हम उनको भी ये चीज़ बोलते हैं कि आप अब तो, क्योंकि उस वक्त तो ईयर गार्ड्स या फिर प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे। क्या होता है ये प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन जैसे गार्ड होता है, अच्छा। जैसे ईयर को ढक देता है। देसी दंगलों में तो नहीं हो पाता ना ये वाला? देसी में अब बात वही कि ये ग्रामीण खेल है, हाँ। ये गांव से जुड़ा हुआ खेल है। हाँ। और ये सदियों से खेलते आ रहे हैं इस चीज़ को। हर एक घर में चाहे खेलते होंगे चाहे ना खेलते होंगे, हिमाचल की बात करूं तो, लेकिन वहां से कुश्ती प्रेमी हैं, दंगल देखने जाते हैं। घुमारवीं में एक वो भी है ना, चैड़? हाँ, चैड़, वहाँ काफी विशाल दंगल कराया जाता है। चैड़ ही नहीं, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे दंगल हैं। कहाँ है मेन बताइए? कांगड़ा में है। कौन सी? गंगत। कांगड़ा में? कांगड़ा में भी, गंगत में बहुत बड़ा एक दंगल होता है। बहुत सारे पहलवानों को वहां पे बुलाया जाता है। वहां पे इनाम के रूप में आपने बटुलोई सुनी होगी, जिसमें दाम बने, तो बटुलोइयाँ दी जाती हैं। तो आप एक हिसाब से देख लीजिए, वहां पे ऐसा नहीं कि 2 दी 4 दी, हजारों के हिसाब से। क्या बात कर रहे हैं? हजारों के हिसाब से दी जाती है। हाँ। वहां पे पूरे भारत से, अब तो फॉरेनर भी पहलवान यहाँ पे आ गए। हाँ, गंगत में फॉरेनर पहलवान यहाँ पे अखाड़ों में रह के अब यहाँ पे लोकल दंगल देख रहे हैं, उनको उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गंगत की कुश्ती के बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। बहुत सारे दंगलों में ऐसा रहता है कि गर्ल्स नहीं, हमने ये यहाँ पे नहीं, ये इस अखाड़ों में लड़कियां नहीं हमने लड़ानी। तो मैं गंगत का सबसे बड़ा एग्जांपल दे सकता हूँ कि वो ऐसा दंगल है जहाँ पे लड़कों के साथ साथ में लड़कियों का भी वहाँ पे कंपटीशन कराया जाता है। वेरी नाइस। और मैट और मिट्टी दोनों। अच्छा। लड़कियों का जो कंपटीशन होता है मैट के ऊपर रहता है। तो बहुत सारे पहलवान ऐसे जो उनके ऊपर आश्रित भी हैं कि इन दंगलों से भी बहुत सारे जो पुराने पहलवान भी हैं या कोई हैं जो गवर्नमेंट जॉब ना ले पाए या सरकारी किसी क्षेत्र में ना जुड़ पाए अपने, तो उन्होंने 12 महीने इन्हीं दंगलों के साथ जुड़ के अपने रोजी रोटी कमारे, अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपके इंट्रो में कहा था इंटरनेशनल कोच, ये वाली जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। 2012-13 में NIS कंप्लीट हुई। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से। उसके बाद उस वक्त मैं 2016 में जॉब कर रहा था साथ में पंजाब में। तो पंजाब के साथ में उसी वक्त जो मेरा चयन था वो इंडिया कैंप के लिए होता 2016 में। 2016 में मैं इंडियन टीम का, इंडियन शिविर का बोल सकता हूँ, पहले हिस्सा बना। वहाँ पे जो नेशनल से मेडलिस्ट बच्चे थे उनका एक कैंप चला था। फिर वहाँ से ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए टीम सेलेक्ट हुई थी 2016 में। ओके। तो उसी वक्त मैं अपनी इंडिया की जो कैडेट की रेसलिंग टीम थी उसका हिस्सा बना था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप टीम जो कि जॉर्जिया में उसका आयोजन हुआ था। उसी वक्त इंटरनेशनल कोच का भी ये जो मेरे साथ नाम जुड़ा था। क्या बात है। तो आपने, मैंने सुना है आप यूपी में भी आपने कोचिंग दी है। हाँ जी। वो क्या था? उसी वक्त की बात है जब मैंने बताया था आपको कि जैसे मेरे 2012-13 जैसे मेरी NIS कंप्लीट हुई, तो NIS कंप्लीट होने के बाद में इंटर्नशिप ट्रेनिंग लगती है। तो 2 महीने के लिए सिर्फ मेरी वहाँ पे नंदिनी नगर में, अयोध्या में, वहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा गया था। तो 2 महीने के बजाय फिर वहाँ पे जो वहाँ के संस्थापक थे तो उनके द्वारा पूरा 2 साल मैं वहाँ पे लगा के आया हूँ। कौन से संस्थापक वहाँ के? मानिए हमारे WFI के जो पहले प्रेसिडेंट थे बृजभूषण शरण सिंह, उनकी अपनी एक ये निजी संस्था है जो वहाँ पे चलती है नंदिनी नगर में। तो उनके वहाँ पे सेंटर में मैं एज अ कोच अपॉइंट हुआ था। तो वहीं पे अपने समय लगा के वहाँ पे आए थे। ये वही बृजभूषण शरण सिंह जी हैं जो अभी कंट्रोवर्सीज में भी थे बहुत? हाँ जी, जो चली थे अभी। कैसा माहौल था वहाँ पे? बढ़िया एक माहौल बोल सकता हूँ वहाँ पे। लड़कों के साथ में उस वक्त भी लड़कियों को वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती थी। तो 3 कोच थे हम उस वक्त वहाँ पे, फिजियो अलग थे।
तो बढ़िया वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। हमने जो सुना है, जो न्यूज़ में आया है, उसमें तो ये था कि लड़कियों के लिए माहौल कुछ अच्छा, ऐसा आपका खुद का क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं खुद की अपनी बताऊंगा, बाकियों का जो चला है उसके बारे में तो हाँ, हम आपका ही जानना चाहेंगे। मेरे साहब जितना मैंने समय वहाँ पे लगाया है, तो जितने उस वक्त वो डेडिकेटेड थे रेसलिंग के लिए, सांसद भी थे, लेकिन वो वहाँ पे शुक्रवार के दिन बाउट्स रहती थी, तो वो बाउट्स बोलते हैं फाइट, बाउट, हाँ, जोर रहते हैं कि एक दिन हफ्ते में 1 या 2 दिन कुश्ती कंपटीशन बाउट वहाँ पे कराई जाती है। शुक्रवार को वो वहाँ पे आके चेयर लेके बैठते थे। अच्छा। बैठ जाते थे, सामने 2 मिनट का हॉल था उनका। ओके। पूरा अपने पहलवान जितने वहाँ पे थे उनके ऊपर अपनी पूरी नज़र, और उसके बाद उनका क्या रहता, जैसे संडे का, तो उनकी कॉलिंग आती थी संडे के दिन अपने घर में, या खुद वहाँ पे वो बुला के एक चीज़ पे बात होती थी कि जो पहलवान इस वक्त हमारी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनमें से कौन ऐसे पहलवान हैं जो आगे भविष्य में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अच्छा। बोलने का मतलब वर्ड चिंतित उस वक्त रहते थे, कौन पहलवान बढ़िया है, किसको किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, कौन सी चीज़ किसको क्या देनी चाहिए, मतलब बच्चों के बारे में पूछते थे। और इंडिविजुअल एक बच्चे का नाम पता। अच्छा। एक तो अपना बिजनेस भी है, दूसरा सांसद हैं इतनी, और यूपी जैसे आपको पता है एरिया भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं, हिमाचल की तरह नहीं, तो इतना व्यस्तम शेड्यूल होने के बाद अपने लिए उन बच्चों का बैठना भी, देखना भी, तो और उन बच्चों के बारे में पूछना भी, कौन कैसा कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये हमारे ऊपर ये चीज़ चेक रहता था कि आप बताएं कि किस बच्चे की हेल्प अच्छे तरीके कर सकते कि आने वाले समय में भारतीय दल का, उसका कुश्ती दल का हिस्सा बन सकता है। तो बृजभूषण जी आप कह रहे हैं ये सब चीज़ें उनको पता रहती थी इतनी डिटेलिंग में? ये सिर्फ मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने और आपके सामने मैं चीज़ बता रहा हूँ, पूरे भारत के आप अगर ये जो कार्यक्रम, जो पीछे जो चीज़ भी हुआ, ये कंट्रोवर्सी जो भी थी, उसको अगर हम साइड में हटाएं, वैसे पूछ लें, ऐसे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा अंडर 15 से लेके सीनियर तक। हाँ। कोई भी नेशनल कंपटीशन कहीं भी होगा, और उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह वहाँ पे आके उस कंपटीशन में ना बैठे हों। 3 दिन का कंपटीशन रहता है। हाँ। 3 के 3 दिन वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते थे, हर एक, इतना व्यस्तम शेड्यूल होने के बाद भी। अच्छा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते वहाँ बैठते थे, और प्रॉपर उनका, ये तो मैंने पहले आपको बोला कि वो सिर्फ नंदिनी नगर के वहाँ पे अपने बच्चों के पहलवानों के नाम, यहाँ पे पूरे भारत के बच्चों का जो टॉप के थे उनका सभी का बाय नेम उनको ऊपर से अनाउंसमेंट करके नाम से बोल दिया जाता कि हाँ भी ये है। ये इंटरेस्ट बोल सकते हैं, अगर इंटरेस्ट है तभी आप उसके साथ में जुड़े हैं, और उनका वो इंटरेस्ट पर्सनली, क्योंकि वो पहलवानी भी करते थे, खुद उस कुश्ती के साथ में जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका कुछ ज़्यादा झुकाव तो नहीं था उनकी तरफ कुछ? देखिए उदय जी, मैं अपने बारे में ही बता सकता हूँ। हाँ। झुकाव हमारा खुद कुश्ती की तरफ है। हाँ। और जिनका लगाव कुश्ती की तरफ को होगा, हाँ। वो चाहे आप हों, हाँ। तो हम आपकी भी बात करेंगे। अच्छा। और उनका झुकाव उस वक्त जो हमारे सामने है। आपको क्या लगता है कि ये जो भी पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतना टीवी पे बस वही जो हमारे मेडल विजेता जो रेसलर्स हैं उन लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया उस टाइम पे, टीवी न्यूज़ चैनल्स ने इतना कवर किया, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, कई चीज़ें हुई, ऐसा सिचुएशन क्यों पैदा हुई होगी? जो पहलवान इसके साथ में जुड़े हैं, जो बोल रहे हैं कि ये चीज़ हुई, वो कोई छोटे मोटे पहलवान भी नहीं है। हाँ, कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट के हैं। राइट। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम ऊंचा किया है। राइट। शुरू से ही हमें बोले कि अगर ये चीज़ अगर हुई है तब भी चाहे थोड़े समय के बाद कुछ भी सामने आ जाएगी। राइट। और नहीं है तब भी वो चीज़ सामने है, दोनों चीज़ें। तो हम किसी की तरफ ना अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ना उनकी तरफ, ना अपने पहलवानों के हम बोलें, क्योंकि पहलवान ही वो ऐसे पहलवान हैं जो हमारी शान रहे हैं। चाहे हम बजरंग की बात करें, चाहे विनेश की बात करें, चाहे बाकी की बात करें, वो बहुत बढ़िया पहलवान हैं। और पहले नहीं, आज के टाइम में भी वो बहुत बढ़िया पहलवान है। एक बात बताइए, रेसलिंग में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स क्यों होती है? मैं तो नहीं मानता। संघ के जो ये चुनाव भी होते हैं उसमें भी बहुत अलग लेवल पे सबके गुट बने पड़े हैं। हरियाणा वालों का अलग गुट बना पड़ा है, तो यूपी वालों का अलग गुट बना पड़ा है। हरियाणा वाले चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई अध्यक्ष बने। ये इस तरीके की चीज़ें बहुत हम भी न्यूज़ में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। देखिए उपदेश जी, ये संघ की हो लड़ाई या अध्यक्ष बनने की, संघ के अध्यक्ष जो भी है, ये उनका एक काम है। जिसने भी बनना है, जो भी बने, जो मैं अपने मायने आपको बताएं, जो भी
उसका अध्यक्ष बने, चाहे सेक्रेटरी बने, चाहे कोषाध्यक्ष बने, हमें चाहिए कुश्ती का कार्य करने वाले। वो उनका लेवल है। हम एज अ कोच और एक एकेडमी को चला रहे हैं, एक ग्राउंड लेवल पे कुश्ती को शुरू किया है, हिमाचल में कुश्ती का ये शुरू किया है। तो हमें इस वक्त हमारा जो फोकस है वो अपने हिमाचल के ऊपर है, हिमाचल के बच्चों के ऊपर है। तो क्या आपको सपोर्ट मिलती है पूरी संघ की तरफ से? देखिए, ये तो अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैं ये ये पूछना चीज़ आप चाह पूछ रहा था सकते हो। कि क्या पार्शियलिटी भी होती है क्या स्टेट वाइज भी? नहीं, वो जो आप स्टेट वाइज कर रहे हैं, वो स्टेट का एक अपना एक, अगर वो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो पूरे भारत के जो राज्यों के जो संघ है वो उनको देखता है। ठीक है। जैसे हिमाचल का बना हुआ है हिमाचल कुश्ती संघ, वैसे हरियाणा कुश्ती संघ, यूपी उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ, वो WFI का काम है। हमारा हिमाचल का हिमाचल कुश्ती संघ देखेगा। तो हिमाचल कुश्ती संघ कहाँ है? हिमाचल कुश्ती संघ है, लेकिन जो इसमें भी आपस में जो अभी तक बोल सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट चले हुए हैं, डिस्प्यूट्स हैं? हाँ, वो नॉर्मली वही अध्यक्ष अपनी कुश्ती संघ को लेके, अच्छा। यहाँ पे 2 कुश्ती संघ बोल सकते हैं, कभी एक को मान्यता मिलती है, कभी दूसरे को मान्यता मिलती है। कौन से हैं? एक इसके जो अध्यक्ष हैं अभी अपने नालागढ़ से हैं, अच्छा। कुलदीप राणा जी। ओके। और दूसरे के अध्यक्ष उनके हम बोल सकते हैं कि अध्यक्ष तो उनका अभी पता नहीं कौन रिसेंटली उन्होंने बनाया है, सेक्रेटरी मंडी से हैं अनिल जी। तो ये क्या बात हुई, मतलब स्टेट एक और ये ही एक जो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन है या जो खेल से जुड़ा हुआ है, ये लड़ाई इस वक्त हम हिमाचल में देखें तो हर एक कुश्ती संघ की बात ही नहीं, बाकी गांवों में भी ऐसा ही चला है। इनकी लड़ाई के चक्कर में या आपसी खींचतान के चक्कर में नुकसान किसका हो रहा है? स्पोर्ट्स पर्सन का, पहलवानों का। कैसे? नॉर्मल सी बात है। 2 संघ होंगे, अब 2 संघ अपने अपने, जब भी किसी नेशनल की डेट आती है कंपटीशन की, राष्ट्रीय कंपटीशन की, नेशनल कंपटीशन की, तो एक कंपटीशन वहां से हो गया डिसाइड, भाई साहब इस महीने आपका कंपटीशन है। तो एक जो एसोसिएशन है वो अपने ट्रायल वो ऑर्गेनाइज करेगी, दूसरी एसोसिएशन अपने ट्रायल ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, अगर वो दोनों एसोसिएशन अलग अलग डेट पे अपने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, तब तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, पहलवान होगा, वो तो मैनेज कर लेगा। मैं एक में भी पहले जाया हूँ, फिर मैं दूसरे में भी जाया हूँ। लेकिन अगर एक ही डेट पे दोनों रख दें, ऐसा होता है? हो गया भाई, हुआ है, होता भी है। कितना फ्रीक्वेंट होता है? अभी नोएडा में कंपटीशन हुआ है जिसमें दोनों संघों ने पहले एक ने ट्रायल रखे थे, फिर दूसरे ने ट्रायल रखे थे। पिसने वाला काम पहलवानों का है कि हम किस तरफ जाएं। आप किस तरफ गए? मैं दोनों तरफ जाता हूँ। मैं कोच हूँ, मैं संस्था चला रहा हूँ। मैं ओपनली इस बात से आपके कैमरे के माध्यम से भी और ये बता रहना चाहता हूँ आपको पॉडकास्ट के माध्यम से, हमें एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देने का मतलब यही बात, हमारे लिए सभी हमारे लिए इक्वल हैं, चाहे हम एक एसोसिएशन की बात करें या दूसरी की बात करें। बात आ जाती है जो बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस कर रहे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, 1-1, 2-2, 4-4 साल उन्होंने अपने दे दिए हैं, कैसे वो अपना खर्चा वो उनके घर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, हमें पता है। हम उन बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत भी देखते हैं और उन बच्चों की खुद मेहनत देखते हैं। अगर हम खुद अपने लिए ये देख रहे मेरी जी इनके साथ बनती है, मैं इनके साथ ही जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं धकेल सकता। मेरे लिए चाहे एक कराए चाहे दूसरा कराए, हमारे बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जीतेंगे तो आगे जाएंगे, अगर हार जाते ना किसी की सिफारिश होती ना कुछ भी नहीं। सामने का मैं बोल रहा कि इंडिविजुअल गेम है सामने, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी एक की तरफ ऐसे जाएंगे। एक ही दिन अगर दोनों ट्रायल रख लें फिर तो मुश्किल वाला काम है। तो एक बात बताओ, WFI इस चीज में इंटरफेयर क्यों नहीं करता है? WFI करती है, लेकिन इनके अब बोला ना कि वो कोई कोर्ट में केस चले हुए हैं आपस में। अच्छा। कोई अदालतों में अभी तक कोर्टों में ये चीज फंसे हुए हैं, तो उसके बीच में पर इस चीज की ऑथेंटिसिटी क्या है फिर तो मतलब दोनों के मतलब 2 है चाहे 3 है, मतलब फिर कैसे आप लोग फिर उस चीज को ऑथेंटिक वो करते हो कि हाँ यही चीज के बीच में तो हम भी फंसे रहते हैं। मैं वही चीज़ तो इसी चीज़ को तो हम जो अपने चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, चाहे जो भी प्रशासन कोई भी इस चीज़ को देखने वाला है, उनको इसको क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकलें। और ये कितने सालों से चलता आ रहा है? ये भाई साहब ये हर गेम में ये चलता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर
एक कोई होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो डेवलप करेगा। हमारे पास एक फोकस है, हमारी एक एसोसिएशन है, हमने उसमें जाके ट्रायल देना, सिर्फ सेकंड ऑप्शन नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन जब तक एक की आपस में चली है तो जो घर में बच्चा बैठा है, गांव में बच्चा बैठा है, उसको क्या पता कि किसकी मान्यता आगे है। वही कह रहा हूँ, मेरा भी क्वेश्चन तो हम भी उसी चीज में, ये चीज हम भी कंफ्यूज रहते हैं। यही बताने वाला तो कोई बताता नहीं, चाहे एक है चाहे दूसरा, कि भाई आगे आपको मान्यता है किसकी, ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की जो ओलंपिक एसोसिएशन है या कोई भी है, जिनका उनके ऊपर चेक है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे बीच में पिस रहे हैं, इनको तो ये क्लियर होना चाहिए, इनके पेरेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी ये बच्चे ट्रायल कहाँ दे, किसकी मान्यता है। हिमाचल में आपने कहा कि 2 एसोसिएशंस हैं और दोनों का आपस में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ठीक है, दोनों के आपस में सिंक नहीं है। तो क्या ये बाकी की स्टेट्स में भी ऐसा ही है? जैसे मैं पंजाब की बात करूं, यस, तभी तो बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे जब ये चीज चलते रहे। पहलवान पहलवानी करेगा, मेहनत करेगा, या ये पता करने में अपना समय करेगा कि भाई कि आगे किसकी चल रही है, मतलब आगे किसके साथ में किसकी टीम खेलेगी। तो बेसिकली किसके साथ जुड़ के हमें फायदा है, ऐसा जब तक कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। मैं एज अ कोच ये बात बोल रहा हूं, तो मेरे से पीछे मेरे बच्चे, मेरे पहलवान बैठे हैं, मुझे कंफर्म नहीं होगा तो मेरे बच्चों को क्या कंफर्म होगा। राइट। और गवर्नमेंट इसमें कोई लेना देना नहीं है। यही बात, क्योंकि भाई साहब इस मामले में ना कोई बोलना चाहता है, ना कोई बोलता है। रीजन? मैं पेरेंट्स की बात भी बोल रहा हूँ। पेरेंट्स का क्या रहता है इसमें? अपनी एकेडमी की जो संस्था चल रही है, मैं उसके अंदर जितने मेरे पास बच्चे हैं, मैं उनके पेरेंट्स की पेरेंट्स मीटिंग भी रहती है, प्रॉपरली उनके साथ में बात होती रहती है। मैं उनको प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में उनको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आगे से अगर कोई पेरेंट्स बहुत सारे कुछ एक रिस्पॉन्स दे देते हैं, कुछ एक नहीं देंगे, तो ऐसे बात नहीं चलेगी। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की फील्ड में डाला है या पहलवानी में डाला है, उनको उनके साथ में दिन रात लगना पड़ेगा, रिजल्ट तभी आएंगे। राइट। ऐसे नहीं आने वाले। किसी के भरोसे अगर हम छोड़ दें, या हमने जैसे सरकारी चलो सरकार भी हॉस्टल ओपन कर दे और ज्यादा खोल दे, डे बोर्डिंग चले हुए, खेलो इंडिया सेंटर चले हुए, ये चले, उनमें छोड़ दे, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा जो टॉप का स्टेट है स्पोर्ट्स के लिए, पहलवानी के लिए बात करूं, तो उसका सबसे बड़ा ये नहीं हम बोल सकते कि सरकार वहां पे ये चीज कर रही है। सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां की जनता उनके साथ में, जो उनके पूर्वज हैं और उनके बुजुर्ग घर वाले हैं, वो सब अपने बच्चों के साथ में डटे हुए हैं। नेशनल में कभी आप मेरे साथ चलिएगा, आप वहां पे देखना, वहां पे बुजुर्ग वहां पे अपने बच्चों के साथ में आए होते हैं, बैग पकड़े होते हैं उनके, चले होते हैं, उनकी बाउट लड़के आते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। हमारे पेरेंट्स वहां तक ही नहीं पहुंच पाते। हमारे पेरेंट्स के पास समय नहीं है, तो समय निकालना पड़ेगा। अगर वहां तक बच्चों को, देखिए हम किसी को भी बोल सकते हैं कि ये नहीं बोल सकते यहाँ भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहले खुद को भी तो प्रूव करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को भी साथ में और ज्यादा लगना पड़ेगा, उनको थोड़ा अवेयरनेस थोड़ी सी और अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो पाएगा, जैसा कि बाहर के स्टेट्स में होता है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात हो गई एसोसिएशंस की। यहाँ पे 2 एसोसिएशंस हैं और दोनों का आपस में डिस्प्यूट है, जिसका खामियाजा रेसलर्स को भुगतना पड़ता है। राइट? और आप उसके एक जीते जाते एक उदाहरण है। जीते जाता उदाहरण की बात करूं कि जब कोई नॉर्मल, आप खुद फील कर सकते हैं, कोई भी किसी का बच्चा है, चाहे मेरा है चाहे दूसरे सेंटर्स का है, किसी का भी, अगर एक नेशनल कहीं भी हो रहा है, वहाँ पे एक एसोसिएशन भी अपने बच्चों को भेज दे, दूसरे भी अपने एसोसिएशन के बच्चों को वहाँ पे भेज दे, लड़ेंगे तो वही जो फिक्स वेट हैं, लड़ेंगे तो वही फ्री स्टाइल में 10, रिक्को में 10, लड़कियाँ 10, सिर्फ उसमें हम 10 से 11 तो नहीं कर पाएंगे किसी में। तो वहाँ पे वो 10 लड़के जो बाकी कुछ एक रह गए, आप उनका चेहरा देखिए। उस वक्त हमने देखा है, हमने खुद देखा, हमें वो चीज़ फील की है। तब आपके यहाँ पे सामने इस पॉडकास्ट में सरेआम मैं सामने ये चीज़ ही बोल रहा हूँ कि वो चीज़ हमें उस वक्त हर्ट करती है। मुझे एक बात बताइए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है? आप कह रहे हो कि एक भी ट्रायल कराता है, दूसरा भी ट्रायल कराता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ठाकुर रेसलिंग एकेडमी है, आप अपने 20 बच्चों को लेके गए, आप पहले ए के पास गए, उसके बाद आप बी के पास भी गए। तो ए में मतलब क्या होता है कि वहां पे नहीं, जैसे आप पहले किसी एक के पास गए, ठीक है,
वहाँ पे फिर क्या मैं वैसे आपको बोल रहा हूँ, अब सपोज यार कि आप और मैं, हमारा आपस में डिस्ट्रीब्यूट है। एक चीज़ वैसे बोले, मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल में मेरी टीम खेलेगी, आप बोल रहे हो कि आपकी खेलेगी। मैंने ट्रायल कंडक्ट कर दिए एक जगह पे, वहाँ पे बच्चे आएंगे। ऐसा नहीं कि मेरी एकेडमी से 20 ही बच्चे जाएंगे, नहीं, जितने मेरे बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं वो करेंगे, जितने भी गए। हाँ, फिर वहाँ पे ट्रायल आपस में पूरे स्टेट के बच्चे जो भी आए होंगे उनके बीच में कंपटीशन होगा, जो जीता ये मेरी टीम बन गई, ठीक है, फिर आपने रख ली। ठीक है, मेरे पास तो जितने मैंने बोला कि बच्चे नेशनल में खेलने, तो वो टीम मैंने बना ली, अब आपने भी रख लिए हैं, अब आपने रख लिए तो आपने भी अपनी एक टीम बना ली। फिर जब वो नेशनल में जाएंगे तो लड़ेंगे तो वहां पे एक ही टीम ना कोई। ये फाइनल कैसे होता है, एक कौन सी लड़ेगी? मैं वही चीज बोली कि लड़ेगी तो एक टीम, चाहे वो आपकी चाहे मेरी, वो लड़ेगी कौन? जिसको आगे WFI की तरफ से मान्यता होगी। वही क्लियर नहीं होता यहाँ पे कि मान्यता भाई साहब आपको या मुझे है। तो एक बात बताओ यार, ये तो आप लोग तो कितने टाइम से ये जैसे अभी आप नोएडा भी गए थे फॉर एग्जांपल, आप किसकी तरफ, ए की तरफ से गए थे, बी की तरफ से गए थे? मैं वही चीज, मैंने एक एसोसिएशन में भी मेरे बच्चों ने ट्रायल दिया था, दूसरे में भी दिया था। ठीक है, मेरे कुछ एक बच्चों की वहां से भी जीते थे, वहां से भी वहां पे सिलेक्शन थी और यहाँ से भी सिलेक्शन थी। लेकिन जब हम नेशनल में खेल रहे तो वहां पे मिक्स टीम वहां पे बोल सकते हैं खेली है, मिक्स टीम बोल सकते हैं। मिक्स टीम, कुछ एक बच्चे जो अच्छे थे वो दूसरे एसोसिएशन के भी खेले और पहले वाले जो दूसरे एसोसिएशन, मतलब दोनों एसोसिएशनों को वहां पे खेले। तो वही पहलवान और उनके पेरेंट्स बोलते हम रिस्क किस बात के लिए ले कि किसके खेलेंगे। नहीं तो फिर वो WFI ने क्लैरिटी कैसे दी कि क्लैरिटी कुछ भी नहीं, वो उनका आपस में म्यूचुअल था, वो उनका आपस में म्यूचुअल हो गया ए और बी का? हाँ। हम यही चीज तो इसी बात को क्लियर है। इससे बढ़िया आप इकट्ठे बैठ के किसी एक संघ को बना लो, दोनों इकट्ठे हो जाइए, कोई भी है, आपस में बैठ के बात करें या कुछ भी क्लियर करें। तो बेसिकली यहाँ ए और बी अलग अलग रहेंगे, जैसे नेशनल में जाएंगे वहां एक साथ मिल जाते हैं। इस चीज को भी कुछ अभी इस नेशनल की बात तो यही है, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसी की बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंट नेशनल हुआ। तो यहाँ पे दोनों साइड के बच्चे खेले हैं, एक ही टीम आगे बनी थी। तो उससे बढ़िया तो हम यही सजेशंस हिमाचल प्रदेश कोचिंग संघ को ये भी देते आए हैं, क्योंकि उसमें दोनों ही साइड के जो लगे हुए हैं, दोनों पहलवान भी रहे हैं और रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, आदरणीय हमारे बड़े हैं और दोनों की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उनके साथ में पर्सनली बात भी होती है। तो भी यही चीज़ हम बोलते हैं कि जब तक इससे अच्छा तो कि अगर आप इकट्ठे बैठ के आपस में सिर्फ एक कुश्ती संघ को, एक हिमाचल कुश्ती संघ को चलाएंगे तो उसमें हिमाचल की कुश्ती और रफ्तार के साथ आगे चले। ऑब्वियसली ये इनकी आपस में दुश्मनी है क्या? नहीं, दुश्मनी कौन सी भाई, दुश्मनी तो नॉर्मल एसोसिएशन की आपस में तो कुछ किसी का कुछ नहीं होता। यहाँ पे कौन से जमीनी विवाद है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ है वो मैंने आपके सामने रखी है। चलिए ठीक है, आई होप ये विवाद जल्दी सुलझे ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिले। अब बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपने बात बताई NIS पटियाला की, हाँ जी, बताइए थोड़ा सा NIS के बारे में। NIS, व्हाट इज NIS? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, ये पटियाला में है और सबसे बड़ी ब्रांच ये पटियाला में ये चलती है। और इसके बाद सब सेंटर्स इसके आगे और भी खुले हैं, ग्वालियर में है, बेंगलोर में है। तो हमारे NIS स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पेशलाइज कोच बनने के लिए ओके, आपको NIS करनी पड़ेगी, इसमें डिप्लोमा लेना पड़ेगा। NIS पटियाला में अगर किसी को रेसलिंग में कोच बनना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका सीनियर नेशनल कम से कम 2 टाइम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऑल इंडिया इंटरनेशनल्स में होना चाहिए, या आपका मेडल होना चाहिए नेशनल कंपटीशन में, तब आप उसमें इजीली आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और मेन आपका इसी स्पोर्ट्स के साथ में आप जुड़े हैं, आपने BPED की है, MPED की है, तब आपको उसका बेनिफिट और ज़्यादा वहाँ पे मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिलता है? सिलेक्शन आपके जब ट्रायल्स रहते हैं, लास्ट में जब ओवरऑल मेरिट बनती है। तो हर साल कितने लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म आता हुआ? हमारे टाइम में मैंने बोला कि ऑल इंडिया विद एशिया के साथ में उस वक्त हम 38 का बैच बैठा था। ओके, पूरा उसके लिए 200 प्लस से ऊपर। मैं शिमला में था, यहाँ से मास्टर डिग्री कर रहा था फिजिकल एजुकेशन। अब इसका रिजल्ट आना था तो NIS के फॉर्म निकले, हमने भर दिए, लेटर आ गया वहाँ से कि हाँ भी अब आपका ट्रायल का ये डेट है। वहाँ पहुँचे, ट्रायल्स ये एंडोरेंस हुई, उसके बाद फिटनेस टेस्ट हुए, इंटरव्यूज हुआ। लास्ट में उनकी लिस्ट लगती है, हम भी ऐसे कि हमारा कहाँ होगा, हमारे साथ में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट,
इंडिया के सीनियर नेशनल इंटरनेशनल टूर लगे हुए अच्छे अच्छे जो पहलवान जिनको हम टीवी के ऊपर देखते थे, तो हमारे साथ में ट्रायल दे रहे, हम उनको इनका तो पक्का है हमारा का। लेकिन जब हमने उस लिस्ट में मैंने खुद का नाम देखा तो आप ये फील कर सकते हैं कि वो क्या मूवमेंट थी मेरे लिए। बहुत प्राउड मूवमेंट थी, क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ में जुड़ना चाहता था। राइट। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड की बात थी उस वक्त। वहाँ भी कोई कोटा चलता है क्या अलग से? जो आप वर्ड यूज कर रहे हो कोटा, हाँ। मणिपुर, मिजोरम, हाँ। इन साइड के एरियाज के लिए आप +2 के बाद अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इतना थोड़ा उससे इसके अलावा कोई और रिजर्वेशन नहीं है? जो ओलंपिक एसोसिएशन थी उनका मैंने पहले देखा था, जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पोस्टें अगर निकलती हैं, अगर कोई ओलंपियन है तो उसको डायरेक्ट कोच उस चीज़ में उनको ऑफर मिल जाता था। वेरी नाइस। तो कैसा था ओवरऑल टाइम आपका NIS में? इंडिया के टॉप के रेसलर्स के साथ में एक बेंच, एक क्लासरूम में बैठना, क्योंकि और एक ग्राउंड में खेलना, एक मैट के ऊपर प्रैक्टिस करना, तो उनके साथ में वो प्रैक्टिस करना एक बहुत बड़े प्राउड की मोमेंट थी। और उसके बाद NIS में चलता है कि जब आपकी हो जाती है ए ग्रेड में NIS का डिप्लोमा लेना, ये ऐसे नहीं मिलता, ये चीज़ मिलता। तो मैं खुद वहाँ से ए ग्रेड में मैंने NIS कंप्लीट की है। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी प्राउड की बात थी जब मेरे हाथ में मैंने अपना डिप्लोमा देखा था, और उसमें विद ए ग्रेड मेरे वहाँ से डिप्लोमा मैंने हासिल किया था। क्या बात है। तो उसके बाद फिर आपने जॉब वगैरह भी करी? हाँ, पहले यूपी के बाद फिर मैं पंजाब में आ गया। पंजाब में आने पे नवा शहर के साथ में वहाँ पे एक गांव था मुकंदपुर, तो वहाँ पे मैंने जॉब की है। एक स्कूल था, उनके साथ जुड़ के 5 साल वहाँ पे वर्क किया है। साई में भी आपकी कुछ सिलेक्शन हुई थी? साई में ये एक बहुत बोल सकते हैं कि ड्रीम था अपना कि साई की तरफ को, इस तरफ को जाना। टेस्ट भी दे रहे थे। हाँ। जब मैं मुकंदपुर में था, HOD वर्क कर रहा था वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन इसमें फील्ड में, तो वहीं पे उस वक्त फॉर्म भी निकले थे साई के, तो हमने फिल किए। लेकिन उसके दौरान ही अपना एक मन ऐसा बन गया कि ये जो काम हम बाहर के स्टेट में कर रहे हैं, प्रोफेशनली जुड़ के इसको हिमाचल में किया जाए। ओके। फिर माइंड इस तरफ को आगे, फिर हिमाचल में हम वापस पंजाब से हिमाचल पहुंच गए, और 2019 में हमने ठाकुर रेसलिंग एकेडमी की स्टार्टअप कर दिया, शुरू कर। चलिए बताइए, फिर आप बात कर लेते हैं ठाकुर रेसलिंग एकेडमी के बारे में। ठाकुर रेसलिंग एकेडमी का आपने बताया विजन, एक तो बताया आपने कि हिमाचल में कुछ करें, पर मेन और ठाकुर रेसलिंग एकेडमी का विजन क्या था आपके माइंड में? विजन में सबसे बड़ी चीज़ एक ही, फैसिलिटीज़ जो खुद को नहीं मिली। हिमाचल के मेरे साथ में जो और पहलवान थे, बहुत अच्छे टैलेंटेड थे, पीछे रहने का रीज़न एक अच्छे और व्यवस्थित तरीके का उनको प्लेटफॉर्म ना मिलना। ओके। तो मेरी खुद की कोशिश एक है कि मैं अपने हिमाचल के बच्चों को चाहे थोड़ा उसमें उनको एक व्यवस्थित रूप से एक ऐसा सेटअप तैयार करके दूं कि हमारे जो हिमाचल के बच्चे हैं उनको बाहर के राज्यों की तरफ को अपना फेस ना करना पड़े, अपने हिमाचल के अंदर उनको वो चीज़ मिले। यही विज़न लेके मेरा स्टार्टिंग में ये नहीं था कि हम यहाँ पे हिमाचल में आए, मैं एकदम से मैं ओलंपियन निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्योंकि मेरा खुद का मानना है टारगेट उस हिसाब से आप सेट करें जिनको हम अचीव भी कर पाएँ, स्टेप टू स्टेप, धीरे धीरे। क्योंकि हिमाचल जैसी जगह पे आना बहुत सारे जन, मैंने इसको शुरुआत करने की सोची, तो मेरे पास ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल भी थे, बहुत सारे थे जिन्होंने पॉजिटिव मेरे को साथ दिया, बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है, शुरू करो। कुछ एक ऐसे क्या पता चलना नहीं चलेगा, बिलासपुरी लैंग्वेज बोला है ना, क्या कर रहा है, हाँ, कि क्या जो लगुरा करने, बढ़िया नौकरी लगुरी। मेरे पेरेंट्स सबसे बड़ी चीज़ मेरे पास जैसे आते थे, तो जब मैंने उनसे भी ये बात की थी तो उनका भी मेरे लिए यही था कि क्यों अच्छा आपका वहाँ पे सेटअप है, बढ़िया चला है सब कुछ, किस बात के लिए इतनी पता नहीं चलना नहीं चलना सोच रहती है। पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों के लिए तो रहते हैं, वरिड रहते हैं, मेरे लिए भी थे कि जब एक सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो इस चीज़ में क्यों। और मैं उसी बात पे के ऊपर थोड़ा सा वापस आता हूँ। यही जब मैं बिलासपुर में आ गया था, साई का ट्रायल दिया था, तो उसी वक्त मेरे को
अपने मेरे घर में फंक्शन चला था और उसी वक्त मेरे को कॉल के माध्यम से पता लगा था कि मेरी साहिब के उसमें अपॉइंटमेंट हो गई है और उसकी ज्वाइनिंग आपकी फिर से यूपी में है। अच्छा। सेठ गयादास वहाँ पे सेंटर है वाराणसी में, वहाँ पे थी। लेकिन जब उस वक्त अपना एक मन ठान लिया था कि अपनी एकेडमी चलाएं, जिस करके मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओह, बहुत बड़ा डिसीजन था ये। घर वालों का भी वैसी चीज़ में कि जब ज्वाइनिंग लेटर भी अब आ गया है तो अब वो ज्वाइन करें। लेकिन उस वक्त बोल सकते हैं कि हमने ठाकुर कुश्ती अकादमी के ऊपर एक मैसेज कर दिया था कि अब इसको ओपन करने जा रहे हैं और यही करेंगे, जिसके लिए हमने उसको भी ज्वाइन नहीं किया। आप चांदपुर जैसी जगह पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए हो जिसकी रिटर्न्स पता नहीं कब आनी शुरू होंगी और इन्वेस्टमेंट हो ही जा रही है हर महीने, राइट? डर नहीं लगता? अगर लक्ष्य बनाया है किसी चीज़ को अचीव करने का, पाने का, फिर डरना तो मतलब ही नहीं बनता। ठाकुर रेसलिंग एकेडमी में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या क्राइटेरिया है ठाकुर रेसलिंग एकेडमी ज्वाइन करने का? ठाकुर रेसलिंग एकेडमी वो संस्था है जो मात्र 2 बच्चों से शुरू हुई थी। ओके। और आज वो बढ़कर 50 के करीब, 50 से ऊपर ही बोल सकता हूँ मैं। ओके। इतना बच्चा वहाँ पे पहलवानी के गुर सीख रहा है। ओके। ठाकुर रेसलिंग एकेडमी में जो बच्चा ज्वाइन करेगा ओके। वो हिमाचली होना चाहिए। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के बच्चों के लिए ये एकेडमी में प्रैक्टिस कराई जाती है। अच्छा। उनको एडमिशन दी जाती है। कल को आपको कोई मोटा पैसा देते तो मतलब आप नहीं भाई लेंगे? साहब, इस वक्त मैंने आपको बताई बात कि मैं इससे पहले यूपी में और पंजाब में जॉब करके आया हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं तो उनके द्वारा भी बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि आपकी एकेडमी में आके यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है या बच्चों को यहाँ पे डालना है, यूपी से भी, पंजाब से भी, बाकी और से भी। लेकिन फर्स्ट क्राइटेरिया ही हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने फोकस किया हिमाचल के अपने बच्चों के ऊपर। सिर्फ हिमाचल के बच्चों को यहाँ पे एंट्री, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर बाहर के बच्चों के जितना सेटअप अभी तक हमारे पास, अगर मैं बाहर के बच्चों को यहाँ पे एंट्री दे दूँ तो हिमाचल के बच्चे पहले ही वो बोल सकते हैं ना, हम शर्मीले, पीछे रहने की आदत कि भाई तू ही आगे कर ले, ये कर ले। तो बाहर के बच्चे एक्टिव हैं, तेज़ हैं, चाहे हरियाणा की बात करें चाहे बाकी अलग राज्यों की बात करें। तो पहले यहाँ के बच्चों को दिल को खुशी मिलती है कि जब से ये शुरुआत की है, इस वक्त जो 50+ बच्चा वो हिमाचल का बैठा है। चाहे वो हम चंबा के तीसा की बात करें, चाहे हम तीसरा से भी बच्चे हैं? हाँ जी। तो ये बच्चे पढ़ाई कहाँ करते हैं? वहीं पे है, सबको फैसिलिटी है। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे पेरेंट्स की अपना मन हो। आपके प्राइवेट स्कूल जो अच्छे वहाँ भी बच्चे एडमिशन ली हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को सुटेबल है कि हमारा बच्चा कहाँ पे हमने पढ़ाना वो वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स भी आपके साथ में रहते हैं? जो बच्चे कुछ एक जैसे हमारे बोले कि हॉस्टल कुछ एक, क्योंकि अभी इतना सेटअप अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो जिनका हॉस्टल में अंदर नहीं रहते हैं वो अपना रूम लेके बाहर रहते हैं रूम्स में। तो उनके रूम्स में जो बच्चे रहे उनके लिए भी एक क्राइटेरिया है। रूम में बच्चा तब रखेंगे अगर कोई उनका फैमिली मेम्बर या उनको संभालने वाला कोई है। हाँ। आज का समय किसी को, छोटे बच्चों को या किसी को ऐसे अकेला छोड़ने का नहीं है। राइट। फ़ोन करते हैं, जी हमने बच्चा डालना है। हम उनको बोलते हैं आप एकेडमी में आइए, विजिट करिए, सामने बैठिए, आपसे बात। एक पेरेंट्स को के साथ में एडमिशन से पहले चाहे वो करवाए ना करवाए, उनके साथ 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनके साथ लगते हैं। प्रॉपरली उनको पहले ही हम पूरी की पूरी आईना जो तस्वीर है उसको क्लियर करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप इसको सिर्फ ये ऐसा ना सोचे कि अब यहाँ पे कंपटीशन चले, दंगल चले, माहौल उस तरीके का। मैंने भी अपना बच्चा पहलवान, कि इसके आने वाले समय में आपको कितना खर्चा इस बच्चे के ऊपर करना पड़ेगा, उसका डाइट के ऊपर, उसके साथ कितना लगना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को वाकई में इतनी अटेंशन दे सकते हैं और इसके ऊपर बच्चे को, इसके डाइट के ऊपर, इसके इन फ्यूचर जो एक्सपेंसिव होंगे, खर्चे होंगे, उनको आप कर सकते हो। बच्चों को तभी स्पोर्ट्स की फील्ड में डालें। अगर आप वाकई में चाहते हैं तब लगें। अदरवाइज आज एक छोटा बच्चा, एक 10 साल का बच्चा या 8 साल के बच्चे जो आप इस फील्ड में डाल दिए, 2 साल 3 साल के बाद आप बोले कि अब हट जा। अब जो एक बच्चे का इंटरेस्ट बन चुका है गेम में, आप उसको नहीं हटा पाओगे। राइट। ना वो स्टडी की तरफ को रहेगा, ना वो गेम की तरफ को रहेगा। हम वो तो छोटा बच्चा साथ में आया है, उसको थोड़ी पता। तो हमें पेरेंट्स को पहले, मैंने शुरू में एक बात, जब तक हमारे पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे तब तक आप भविष्य इस फील्ड में बच्चों का सोच नहीं सकते कि हाँ भी वो बनेगा। ओके, सो ठाकुर रेसलिंग एकेडमी की अब तक की अचीवमेंट्स के बारे में बताइए हमें। ठाकुर कुश्ती एकेडमी के लिए सबसे बड़े गर्व की बात 2022 में हुई थी। अच्छा। जब पहला पदक सोनिका ठाकुर ने सीनियर नेशनल से ब्रॉन्ज मेडल लेके
इसने ठाकुर कुश्ती अकादमी की झोली में यहाँ पे डाला था। क्या बात है। तो ये हमारे लिए और ठाकुर कुश्ती परिवार के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात थी। एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं, साथों साथ एक ही हफ्ते के अंदर इनका दूसरा कंपटीशन हो गया था, ये अपने हरियाणा के रोहतक में। ओके। सीनियर रैंकिंग कंपटीशन हुई थी। एक ही हफ्ते में फिर से उन्होंने वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल जीत के वहाँ से लेके आए थे। क्या बात। और रिसेंटली अभी 2024 की बात, आपके जयपुर में सीनियर नेशनल कंपटीशन हुआ, जहाँ से फिर से सोनिका ठाकुर ने वहाँ से इसको ब्रॉन्ज को सिल्वर में कन्वर्ट किया। और सिल्वर मेडल ये वहाँ से ये जीत के लेके आई हैं। क्या बात। लगातार 3 पदक सीनियर कंपटीशन से ठाकुर कुश्ती अकादमी की महिला पहलवान है सोनिका ठाकुर, इन्होंने दिए हैं। उसके बाद ये एक क्रम ये चल पड़ा, जैसे इन्होंने पहला पदक लिया, उसके बाद 2022 के बाद 2023 में अर्पित है। अर्पित ने ये स्कूल का अंडर 19 कंपटीशन दिल्ली में हुआ, ओके। वहाँ से पदक जीता। उसके बाद सक्षम है, ये बेसिकली चंबा से है बच्चा। इन्होंने भी स्कूली कंपटीशन से ब्रॉन्ज मेडल ये जीत के लेके आए। इसी साल की बात करें, अंडर 15 कंपटीशन ये नोएडा में हुआ। ओके। एक लड़का वंश ठाकुर जिन्होंने ग्रीको रोमन में सिल्वर मेडल जीत के लेके आए, और ऋषिका जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ये जीत के लेके आए। क्या बात। तो जब आप इतने सारे पदक लेके आते हो इतने बड़े लेवल पे, आपने बताया सोनिका का, लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलता है, कुछ एप्रिसिएशन उस तरीके से मिलता है? अभी तक तो कुछ नहीं मिली। अच्छा। और यही चीज़ तो मैं हर बार हर लेवल पे मैंने बात भी कर बैठा हूँ, बोला भी है कि इन बच्चों को अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो इनके अगले कंपटीशन है, सोनिका की बात करें, जैसे अभी सिल्वर लिया तो अभी इंडिया कैंप में थी, तो अभी ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए इनका भी ट्रायल हुआ, तो उस ट्रायल की या उस कंपटीशन की वो तैयारी कहाँ से कर पाएंगे? राइट। जब तक हमारी सरकार की तरफ से इन बच्चों को प्रोत्साहन नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ एक इनके लिए प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से रखी जाती है, वो भी अभी तक बच्चों को नहीं मिली है। कब की बात है? किसकी? जो सीनियर नेशनल वाली? हाँ, 2022 से। तो 2022 में जीत 2022 में लिया है इस बच्चे को। जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाए हैं, क्या क्राइटेरिया? क्राइटेरिया है कि आप सीनियर नेशनल से अगर गोल्ड मेडल लेके आते हो, हाँ। तब आपको इतने लाख रुपए आपके लिए प्राइज मनी है। ठीक है। सिल्वर लेके आते हो तो इतना है, ब्रॉन्ज लेके आते हो तो इतना है। जैसे आपने थोड़े टाइम पहले देखा कि अभी बोला था कि ओलंपिक से अगर लेके आएंगे तो 5 करोड़ या 3 करोड़ 2 करोड़ ये चीज डिसाइड किया है। ऐसे नेशनल के भी हैं, हर एक स्टेज पे है। तो आप लोगों ने अप्लाई किया उसके लिए? अप्लाई, इनका स्पोर्ट्स कोटा सब कुछ जमा है, सब कुछ वहाँ पे। सरकार नहीं दे रही है? कहाँ, कुछ भी नहीं। और सरकार की तरफ से जवाब क्या आ रहा है? अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जब होगा तब दे देंगे। क्या नहीं है? पैसे नहीं है? हाँ, बात हुई थी उनकी वहाँ पे डिपार्टमेंट में, ऑफिस में भी जाके बोला था कि इनको जो इनामी राशि इनकी है वो कब मिलेगी। कहाँ है डिपार्टमेंट? शिमला में। शिमला में कौन सा डिपार्टमेंट, नाम बताइए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिस है इनका। अब तो इनको भी थोड़ा सा वो कर दिया इन्होंने। एक इनका रिज के ऊपर इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ है। एक सेक्रेटरीट से आगे है, जाके थोड़ा आगे जाके डायरेक्टरेट जहाँ पे बोलते हैं वहाँ। किससे मिले आप वहाँ पे जाके? स्पोर्ट्स जो ऑफिसर्स वहाँ पे इनको हैंडल करते हैं। आप खुद मिले? ये बच्चे गए थे, पेरेंट्स इनके गए थे साथ में। अच्छा। बच्चों के पेरेंट्स गए थे। और क्या जवाब आया कि पैसे नहीं है अभी? नहीं, उनकी तरफ से है कि अभी तक ऐसा कुछ इनका एक फंक्शन होगा, फंक्शन होता है तब इनको ये पैसे उनको दे दिए जाएंगे। अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं। अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो अवार्ड अभी तक नहीं मिले। 2000 परशुराम अवार्ड दिया जाता है। तो अभी तक 2 साल हो गए हैं और अभी तक इनको इनका अमाउंट नहीं मिला है। उपदेश जी, 2022 में ब्रॉन्ज, 2022 में ही एक ही हफ्ते में दूसरा मेडल ब्रॉन्ज, 2024 में सिल्वर, 2023 के अंदर। ये मैं सिर्फ सोनिका ठाकुर की बात नहीं कर रहा, बाकी यहाँ पे हिमाचल के और भी क्षेत्रों और भी गेम्स की बात कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा किसी को भी जो क्राइटेरिया रखा गया है, मुझे किसी की तरफ से ये नहीं है कि अभी तक उनके लिए ये इनामी राशि उनको दी गई है। मेन चीज़, जब तक इन बच्चों को इनकी ये इनामी राशि या कुछ भी जो डिसाइड की गई है वो नहीं मिलेगी, तो ये आने वाले समय के जो अगले कॉम्पिटिशन है उनकी तैयारी कैसे करेंगे। सोनिका की बात करें, ये 6 भाई बहन हैं। फादर इनके जो हैं एक ट्रक चालक हैं। अच्छा। कितना खर्चा ये आप खुद आइडिया लगाएं, कैसे इन बच्चों का ये पालन पोषण कर रहे हैं। और नेशनल, सीनियर नेशनल से वो बच्चा जो पदक ला रहा है, तो उसका सुबह से लेकर शाम तक उसका डाइट, उसका खर्चा कैसे उसका पूरा हो रहा है, उनकी आस किसके ऊपर है। ऐसे ही बहुत सारी और भी सोनिका ठाकुर और भी ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के हैं जिनकी हम अब यहाँ पे सबके नाम नहीं ले पाएंगे, जो ऐसे हैं जिनको उनकी इनामी राशि नहीं मिली है। इनामी राशि जो प्रोत्साहन कुछ भी और की तरफ से नहीं होगा, तो ये अपना बेस्ट कैसे देंगे।
सिर्फ ये नहीं है कि हम भी ओलंपिक तक पहुंच गए। अब जैसे हम और हिमाचल के और भी जो एथलीट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ओलंपिक के लिए पहुंचे थे, अभी बॉक्सर थे आशीष चौधरी था, और भी हम ये तो इजीली बोल देते हैं आशीष चौधरी या और भी जो जिसका नाम ये ओलंपियन है, इसके पीछे उनका स्ट्रगल राइट, कैसे वो वहां तक पहुंचे। एंड में अगर वहां से मेडल है तब तो उनको 5 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ तब तो सब मिल जाएगा। एक्चुअल में नीड कब है, जरूरत कब है, इस बेस से। तो सरकार से कितनी बार मिलके गए ये वहाँ पे, मतलब जो भी ऑफिशियल थे? देखिए पेरेंट्स जाते रहते हैं। अच्छा, पेरेंट्स तो अपना कोई भी सर्टिफिकेट इनका नेक्स्ट रहता है उसको डिपॉजिट कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। मैंने आपके साथ में इसके साथ में परशुराम अवार्ड की बात करी। हाँ। ये परशुराम अवार्ड है स्पोर्ट्स का, हिमाचल का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये हर साल जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन हिमाचल से निकले उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हाँ। तो अभी कई सालों से ये अवार्ड फंक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि सरकार की इतनी ज्यादा सपोर्ट है आपको कि आप मतलब उसको सहन नहीं कर पा देखिए रहे? हम कोई भी सरकार है उनके लिए तो यही बोलेंगे कि एक मैंने शुरुआत में भी एक बात बोल ली थी कि जो खिलाड़ी है वो बिल्कुल अपनी सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत में लगन रहता है, मेहनत करता रहता है। जो उसका हक है, जो उसको मिलना चाहिए, एटलीस्ट वो तो मिलना चाहिए। Right. उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे रिजल्ट हिमाचल प्रदेश के लिए चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हिमाचल एक स्पोर्ट्स हब बन के उभरे, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान देना पड़ेगा। चलिए हम भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई ऑफिशियल गलती से इस पॉडकास्ट को देख रहे हो या फिर कोई ऐसा पर्सन देख रहा हो जिनकी नॉलेज में हो ऐसे कोई ऑफिशियल्स जो राइट ऑफिशियल्स हों, उन तक ये बात पहुंचे कि जिनका जो हक है, जो ये डिज़र्व करते हैं, वो एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए, तभी ये लोग, इन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। बात करते हैं अब ठाकुर रेसलिंग एकेडमी की एक और। लोकल लीडर्स का कुछ सपोर्ट मिलता है आपको? लोकल लीडर्स का सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपको खुद पता है जब आपको नई चीज़ चलाते हैं, नई चीज़ शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों की आपको सामना भी करना पड़ता है। तो उस वक्त मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल उन्होंने भी साथ दिया। साथ ही साथ लीडर्स की बात करें तो मैं हरीश नड्डा की बात करता हूँ। जेपी नड्डा जी के लड़के? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने सपोर्ट किया है। एकेडमी में आते हैं एज अ लीडर, नहीं कि हाँ भी पॉलिटिशियन या फिर ऐसे परिवार से हैं, खुद वो इस बच्चों के साथ में कभी भी मिलते हैं और बात करते हैं। तो एकेडमी में भी आए हैं, बच्चों के साथ में ट्रेनिंग भी, वर्कआउट भी किया उन्होंने। बच्चों के लिए उन्होंने मैट वगैरह भी प्रोवाइड किए। साथ ही साथ उन्होंने ओपनली बच्चों को और हमें भी ये चीज़ बोली कि अगर बच्चों के लिए इन फ्यूचर कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बच्चे डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट भी हो जाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बच्चों को आश्वस्त किया कि पहली चीज़, भगवान करे किसी को इंजरी ना हो। अगर किसी को फिर भी कोई कॉम्पिटिटिव गेम है तो अगर किसी को हो जाती है तो आप जब मर्जी मुझे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। बच्चों के बारे में खासकर पूछते रहते हैं। Very nice. ऐसा नहीं है कि हाँ भी एज अ पॉलिटिकली या फिर इस चीज़ के इस तरीके से बात करें, ना कभी उन्होंने इस तरीके बात की है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला, धीरे धीरे बच्चे नेशनल में रिप्रेजेंट करने लग गए, नेशनल से मेडल आना शुरू हो गए। राइट। उसी के साथ बच्चों को जैसे इनकी, अब आपको पता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी नीड भी बढ़ती रहेगी। अब इस वक्त माननीय हमारे सेंट्रल मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर? यस, उनका भी इन बच्चों के लिए, ठाकुर कुश्ती अकेडमी के लिए, जो यहाँ के बच्चे उनके लिए बहुत बढ़िया प्रयास रहा है। इस वक्त ड्रीम फाउंडेशन, विद्या फाउंडेशन के तहत उन्होंने बच्चों को स्पॉन्सर किया है। अच्छा। जिसमें टोटल खर्चा जो है उन्होंने उन बच्चों का उठाया है, उनका खाने का, पीने का, रहने का, किसी भी कंपटीशन में जाने का। हर एक कंपटीशन जहां भी जाएंगे इंडिया में, उसका सारा खर्चा ये फाउंडेशन से इनका वहन करेंगी। इसमें प्रॉपर सिलेक्शन ट्रायल, वैसा नहीं कि हर किसी को ट्रायल के लिए, प्रॉपर सिलेक्शन ट्रायल्स हुए, उनमें से जो बच्चे सिलेक्टेड हुए उन बच्चों का इन्होंने ये चलाया हुआ है। अच्छा। हाँ, वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, उन्हीं बच्चों से एक बच्चे ने अभी नोएडा में जो एक कंपटीशन हुआ उसमें से नेशनल से भी मेडल दे दिया है। क्या बात है, बहुत बड़ी चीज़। और उनका जितना यहाँ से बच्चों को वहाँ जाने का, रहने का, प्रॉपर होटल फैसिलिटी उन बच्चों को दी, प्रॉपर, मतलब एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो उनको चाहिए। तो पूरा स्पॉन्सर ड्रीम फाउंडेशन कर रही है? यस, ये अनुराग जी का उनका एक प्रयास रहा है, जिसके लिए मैं उनका सरेआम उनका धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों के लिए इतना अच्छा ये स्टार्टअप चलाया है। और आगे रिसेंट अभी लड़कियों के ट्रायल्स हो चुके हैं। अच्छा। उनकी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा है। 15 लड़कियां सिलेक्ट हो रहे हैं, 10 और लड़के इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनका भी सारा खर्चा
वो बहन फाउंडेशंस करेंगी। वाह। तो और इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो एक बात बताइए, ये अभी मैंने आपका एक फोटो भी देखा था अनुराग जी के साथ। अच्छा। वो क्या था? वो हमारा नोएडा का ही है। अच्छा। नोएडा में कंपटीशन में गए थे और जैसे ही हमारे वहाँ पे कंपटीशन चले थे और अनुराग जी को ये पता लगा कि हिमाचल की टीम वहाँ पे रेसलिंग की पहुँची है, तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने एट अ टाइम वहाँ पे बच्चों को अपने पास बुलाया। अच्छा। अपने घर में बुलाया। सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाना और उनसे सामने उन बच्चों के साथ में उनका मिलना और उनके साथ में बात करना, बच्चे बहुत खुश थे। और साथ में हमें भी खुशी हुई कि हम वहाँ पे जब उनके घर में वहाँ पे गए, उनके साथ मिले, तो खाली हाथ नहीं गए। 2 हमारे पास मेडल थे जो हम वहाँ पे उनके साथ मिले कि हाँ भी ये हिमाचल के बच्चों ने, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आपने ये जो स्पॉन्सर्स किए हैं, जो ये उनके जो फाउंडेशन स्पॉन्सर किए हैं, ये बच्चे सिलेक्टेड वो बच्चे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को ये पदक जीत के लाए हैं। क्या कहा उन्होंने फिर उस जब मिले? आप हिमाचल से बाहर जब जाएंगे वहाँ पे तो नॉर्मल आप हिमाचल की अगर गाड़ी भी देख लेते हैं खुशी होती है, तो खुद को खुशी होती है। जब एक पूरा परिवार 24 से 25 एक पूरा एक सदस्यों का गुट वहाँ पे जाके इकट्ठा मिलता है, तो अपने हिमाचल के और ऊपर से बच्चों को और उससे ऊपर एक खिलाड़ियों को देख के, क्योंकि खुद वो स्पोर्ट्स पर्सन है रहे हैं, तो उनको देख के खुद वो बहुत खुश थे। अच्छा। उनको खुशी हुई। बच्चों को क्या बोला उन्होंने? पदक विजेता पहलवान थे, उनको बधाई दी। साथ में जो और भी पहलवान थे उनको भी मोटिवेट किया कि आने वाले समय में आप भी अच्छे तरीके से मेहनत करें, जो आने वाले समय में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आप मेडल जीत सकते हैं। तो ठाकुर रेसलिंग एकेडमी का क्या विजन है? ओलंपिक में पदक कब तक आएगा? समय लगेगा, धीरे धीरे। आज हम नेशनल पार्टिसिपेशन से लेके नेशनल के सिल्वर मेडल तक पहुंच चुके हैं, चाहे वो अंडर 15 है, चाहे वो सीनियर नेशनल कंपटीशन है। इसके बाद हमारा जो अगला विजन रहेगा, जो चीज़ अभी तक हमने अचीव नहीं की है, गोल्ड मेडल के साथ इंडिया कैंप में हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही असली जगह जो है वो इंडिया टीम में बनाने वाली है। क्योंकि वहाँ पे जब राष्ट्रीय शिविर में बच्चा बैठेगा तब उनका एक आपस में ट्रायल रह के जो वहाँ से गोल्ड मेडल लेगा, वहाँ पे जीतेगा, वही इंडिया टीम का हिस्सा बनेगा। हमारी भरपूर कोशिश कि बहुत जल्द आप हिमाचल के पहलवान, ठाकुर कुश्ती के पहलवान को इंडिया टीम में देखेंगे। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी हमें एक ओलंपिक पदक, मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में ठाकुर रेसलिंग एकेडमी के थ्रू मिलेगा, और आप इसी तरह से लगे रहिए। बाकी हमारे लायक कुछ भी सेवा होता जस्ट लेट अस नो। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे ठाकुर रेसलिंग एकेडमी चांदपुर के फाउंडर विवेक ठाकुर, और जिनके बारे में वो बता रहे थे सोनिका, वो सोनिका भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और थोड़ी सी बातचीत हम अब सोनिका के साथ भी करेंगे। सोनिका, आपका स्वागत है द हिमाचली पॉडकास्ट। धन्यवाद सर। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सर बढ़िया। आपका कैसे रेसलिंग की तरफ रुझान हुआ और कौन सी एज में हुआ? सर मैं कॉलेज में थी तो एक बार कंपटीशन खेलने चली गई, ऐसे इंटर कॉलेज। वहाँ पे मेरा रेसलिंग में ब्रॉन्ज पड़ गया, तो मैंने बोला पापा को कि मुझे रेसलिंग ही करनी है। तो फिर सर की एकेडमी थी, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ ही पढ़ती थी, वो सर की एकेडमी करती थी ना प्रैक्टिस। फिर उसने बोला कि इधर आ जा, फिर मैं यहाँ करती हूँ प्रैक्टिस। फिर वहीं से मैं स्टार्ट लगी करने। पेरेंट्स फुल सपोर्ट करते हैं रेसलिंग के लिए? हाँ सर, अब रिजल्ट आ रहे हैं तो करते ही हैं। पहले बीच में लॉकडाउन लगा था ना, तो बोल रहे थे कि छोड़ दो, ऐसा करो कि खर्चा नहीं हो पा रहा है। तब मेरे कोच ने बोला था कि तू कर सकती है, तू कर, मैं करता हूँ खर्चा, ऐसा बोला था। फाइनेंशियली खर्चा पूरा वही उठाया था उन्होंने। अच्छा, कितने टाइम के लिए? सर अभी तक उठा रहे हैं वैसे तो। हैं? यस सर। अभी तक चल रहा है। क्या बात है। सो फिर घर वाले मतलब टेंशन फ्री हैं? यस सर। ऐसा है जैसे नॉर्मली कि हाँ भी जैसे इनको बोला अपने आराम से करते रहे। अच्छा। बोलते हैं ना कि हाँ भी देना है फलाना, अगर तो कर, जब नौकरी लगी, जब कुछ होगा तब अपने हिसाब से करते रहे। ऐसा? यस सर। क्या बोलते हैं विवेक? तू कर। मैंने बोला सर जी पैसे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं देने को, तू कर।
तुझे पैसों की पड़ी है, तू अभी कर, अच्छा। बाद में मैं भागा जा रहा हूँ कहीं, हाँ। ऐसे बोलते हैं। तो कि भाई नौकरी लग जाएगी तब दे देना तब ऐसा? दे देना। तो ये कितनी मोटिवेशन मिलती है आपको इस तरीके से जब आपको कोई ऐसा सपोर्ट करता है? सर खुशी बहुत होती है, क्योंकि कोई करता नहीं है सपोर्ट इतना, अपने भी नहीं करते हैं, पर सर ने किया तो मुझे खुशी होगी बहुत ज़्यादा। जिम्मेदारी का एहसास होता है? हाँ सर, बहुत होता है कि जो खर्चा कर रहे हैं वो यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं रिजल्ट देना है। क्या रूटीन क्या है सुबह से, बताओ ना थोड़ा सा। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? सर सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर अपना खाया पिया, वर्कआउट के लिए तैयार हुए, फिर चले गए 5 बजे। चांदपुर के पुल पे? हाँ सर, लाइनअप होते हैं 5:30 बजे। तो फिर वो वहां से फिर चांदपुर जाके कभी चांदपुर, कभी कंदरौर, कभी कंदरौर तक? कभी कभी तो सर वो भी होती है, बंदला की चढ़ाई भी होती है। हैं? हाँ सर। बड़ा जुल्मी है ये कोच। नहीं सर, हमारे लिए ये सब कुछ। क्या सपना है आपका, क्या क्या करना चाहते हो आप रेसलिंग में? अब तो सपना यही है कि गोल्ड ही जीतना है। सो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सोनिका भी यहाँ बैठी हैं तो ये रेसलर, बड़े बड़े पहलवानों को ये पछाड़ चुकी है, बट बड़ी मुश्किल से हम इनको यहाँ पे बिठाया हुआ है। एंड शी इज़ लाइक कि सर मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाऊँगी। बट हमें था कि चलो सोनिका आई हुई हैं और उनसे थोड़ी सी बात की जाए। और ज़्यादा ये आपने देख ही लिया होगा, टू द पॉइंट आंसर कर रही हैं, ज़्यादा ये बोल नहीं पा रही हैं। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सोनिका। थैंक यू। एक चीज़ बताइए बस छोटी सी, जो जिक्र विवेक ने भी किया था कि आप जब वो कांस्य पदक जीत के आए सीनियर नेशनल, जब आप वहाँ से, जी सर। आपको उसका अभी तक मानदेय नहीं मिला है, या जो आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। आपके पेरेंट्स गए थे? गए थे सर, मैं भी गई थी। किससे मिले आप? वहाँ सर होते हैं जो बात करते हैं ना, जो सब कुछ संभालते हैं ना, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मिलेगा, पर अभी ऐसा बताया नहीं है कुछ, नहीं कब मिलेगा, कब चाहिए, कब वो। अभी तो अवार्ड भी मिला तो उसके लिए एप्लीकेशन भी लिखी है, सब कुछ लिखा है। फिर सीनियर में, अब जयपुर में सीनियर मेडल पड़ा था ना सर, उसका सर्टिफिकेट भी जमा करवाया, उसके लिए फिर से एप्लीकेशन लिखी परशुराम के लिए कि मिलेगा, तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है सर। और कितनी बार आप लोग जा चुके टोटल वहाँ पे? सर कोई 7-8 बार तो जा चुके हैं। क्या आंसर आता है कि मिलेगा देंगे? यस सर। कब मिलेगा कोई आइडिया नहीं है? नहीं सर। तो आप लोग काउंटर नहीं करते कि यार कोई तो डेट बताओ, कुछ तो बताओ कब मिलेगा? सर वो बताते ही नहीं है कुछ, ऐसा बोलें कि हम क्या करें। आई विश कि ये पॉडकास्ट सही पर्सन तक पहुंच जाए। एंड आई डोंट नो कि क्या मजबूरियां हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है, और कुछ टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए। 2022 में आपने वो मेडल जीता था। जी सर। 2024 चला हुआ है अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ऑब्वियसली अभी तो ज़्यादा कुछ आई डोंट नो हो पाया नहीं हो पाएगा, बट कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तो एटलीस्ट ये बच्चे डिज़र्व करते हैं और इनको मिलना भी चाहिए। आई विश कि जल्दी से मिले, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही लगे रहो, जल्दी ओलंपिक में पदक आएगा, गोल्ड आएगा। और चलो आज आपकी थोड़ी सी कैमरा के आगे प्रैक्टिस भी होगी, जब मेडल आएगा उस टाइम भी लोग ऐसे आएंगे कि सोनिका जी बताइए। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सोनिका, एक बात बताइए, जो रेसलिंग में लड़कियां जो रेसलिंग करती हैं उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट है ठाकुर रेसलिंग एकेडमी में? सर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब लड़कियों को तो ना सर लड़कों से ज़्यादा केयर मिलती है कि प्रैक्टिस करो, लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस होती है। बहुत अच्छा सिस्टम है सर, खुद अपना पूरा ध्यान रखते हैं, खुद उनके साथ ये सारी चीज़ें बताते हैं, नेशनल में साथ में जाते हैं, सारा ध्यान रखते हैं खाने पीने का कि कहीं गलत कोई वो तो नहीं कर रहा है, साथ में रहते हैं, सफ़र में भी साथ में रहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है सर। चलिए सोनिका, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत जल्दी ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आइए, बहुत जल्दी आप उसके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, और जब आप ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आएंगी या कोई भी पदक लेके आएंगी तो हम फिर से बैठेंगे, उस टाइम हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप तब तक आपकी हेजिटेशन दूर हो चुकी होगी। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV.